नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी ने 5 नामों का पैनल तैयार कर लिया है। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होना है। भानु प्रतापपुर सीट के लिए 5 नामों का पैनल तैयार है और उपचुनाव के प्रत्याशी पर मंथन हुआ। 17 नाम सामने थे, 17 दावेदार थे। इनमें से 5 का चयन किया गया है। अरुण साव का ये कहना है 5 नामों का एक पैनल बनाया गया है और केंद्रीय चुनाव समिति को ये नाम भेजे जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी और उसके बाद उसका ऐलान होगा। श्री राम विचार नेताम जी, श्री श्रीवर्तन शर्मा जी, श्री संतोष पांडे जी, श्रीमती रंजना साहू जी, इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में अन्य लोगों से भी मुलाकात की, बातचीत की और उस बातचीत के दौरान 17 नाम विधानसभा प्रत्याशी के लिए उनके पास आए। उन नामों पर विचार करके 5 नामों का पैनल आज हम केंद्रीय चुनाव समिति को भेज रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करेगी और वहां से प्रत्याशी की घोषणा होगी। 17 से 5 से होगा। एक सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ने वाले। देवव्रत के पास हम आपको लिए चलेंगे और उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत, 17 से 5 में से होना है एक का ऐलान। कितना इंतजार और? देवव्रत जी, बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भानु प्रतापपुर चुनाव में कोई कोर कसर बाकी रह जाए या कोई कमी रह जाए और इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि ये सीट खाली हुई है जिसके बाद अब ये उपचुनाव का मौका है और अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा 5 साल में ये 5वां उपचुनाव है और ऐसी स्थिति में अब क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा ये चुनाव बताएगा कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता का मूड क्या है और खासकर भानु प्रतापपुर का जो इलाका है वो आदिवासी क्षेत्र में आता है और ऐसे में आदिवासियों की जो नब्ज है वो किसके हाथ में इस वक्त है, ये भी भानु प्रतापपुर चुनाव के नतीजे बताएंगे। और इसलिए हर एक नाम पर जो मंथन है वो एक तरह से चल रहा है कि कौन सा चेहरा जिताऊ है, किसका क्षेत्र में होल्ड है, जो व्यक्ति है उसका लोगों के बीच किस तरह की उसकी अब तक की उपलब्धियां रही है, बीजेपी में कितने सालों से काम कर रहा है, लोगों के बीच इमेज कैसी है, ये तमाम जो बिंदु हैं वो रखे गए हैं और एक तरह से जो मापदंड तैयार किया गया था केंद्रीय चुनाव समिति के तहत, उन मापदंडों पर खरा उतरने वाला ही भानु प्रतापपुर का प्रत्याशी होगा। तो अभी इनके पास जो लिस्ट आई थी 4 पर्यवेक्षक तैयार किए गए थे राम विचार नेताम समेत और चारों पर्यवेक्षकों ने वहां पर जाकर रायशुमारी की, कार्यकर्ताओं से बात की और 17 नामों की जो सूची है वो तैयार की गई। इन 17 नामों में से 5 नाम आज चुनाव समिति की बैठक में छांटे गए हैं और अब ये 5 नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जा रहे हैं और केंद्रीय चुनाव समिति ऐलान करेगी कि भानु प्रतापपुर का प्रत्याशी कौन हो। एक और महत्वपूर्ण बात है देवव्रत कि क्या शराबबंदी और महिलाओं से जुड़ा मुद्दा, उसका एग्जामिनेशन इस चुनाव में हो जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस चुनाव का मैसेज बड़ा देना चाहती है बीजेपी ताकि 23 आसान हो जाए। देवव्रत जी, चुनाव में महिला सुरक्षा और शराबबंदी जैसा मसला तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आदिवासी आरक्षण का भी जो मसला है वो इस पूरे चुनाव में छाया रहेगा। रही बात कौन सा फैक्टर, कौन से मुद्दे जो हैं वो जनता पर असर डाल रहे हैं, ये चुनावी शंखनाद वैसे तो हो गया है, लेकिन जब प्रचार चलेगा और जब मुद्दों की बात चलेगी तब ये पता चलेगा। लेकिन आदिवासी आरक्षण का जो मुद्दा है वो छाने वाला है। रही बात महिला सुरक्षा और शराबबंदी जैसे मसलों की, तो कांग्रेस के लिए एक तरह से जब बीजेपी शासन में थी तब कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और अब सत्ता में कांग्रेस है, बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर खेल रही है। यानी
मुद्दे पुराने लेकिन कलेवर नया। तो नए कलेवर के साथ में कल बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है। अब ये देखना होगा कि भानु प्रतापपुर के जो चुनाव हैं उनमें ये मुद्दे काम करेंगे या नहीं। जी जी जी, दोनों चीजें इससे साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत, इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। सुकमा का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। तेलंगाना के कोत्तागुड़म पुलिस ने 15 किलो का एक आईईडी बरामद किया, उसे डिफ्यूज कर दिया गया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर यह इलाका है, चेरला इलाके का पूरा मामला है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी प्लांट किया गया था और इसे विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। तो बॉर्डर एरिया में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की बॉर्डर पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। तेलंगाना की कोत्तागुड़म पुलिस ने 15 किलो के आईईडी को डिफ्यूज किया है। 5 किलो का जो आईईडी होता है वो ही जानलेवा घातक मारक होता है और 15 किलो का ये आईईडी था जिसे प्लांट किया गया था जवानों को निशाना बनाने के इरादे से छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर चेरला इलाके में। लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते न सिर्फ इसे सर्च कर लिया बल्कि ब्लास्ट कर इसे नष्ट भी कर दिया गया। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर एरिया के ऑपरेशन इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं कि मूवमेंट पता चलता है, बड़े लीडर्स का मूवमेंट पता चलता है, किस तरफ से कहां को मूव बड़े लीडर कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें, ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहा है और इस वक्त आप छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं। सत्यनारायण चाणक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, पूरी जानकारी विस्तार से। 5 किलो का आईईडी ही इतना बारक होता है, ये 15 किलो का आईईडी प्लांट किया गया था। सत्यनारायण जी, आपको बता दूं कि तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। उस इलाके में कोत्तागुड़म पुलिस जो कि तेलंगाना पुलिस है वो लगातार उस इलाके की सर्चिंग कर रही थी और सीमा में जो है करीब 15 किलो आईडी आज बरामद हुआ है, क्योंकि वो इलाका काफी संवेदनशील इलाका है। उन इलाकों में नक्सली जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगा रखते हैं। 15 किलो की आईडी, चूंकि 5 किलो की आईडी जैसा कि आपने बताया कि काफी खतरनाक होती है, तो 15 किलो की आईडी कितना भयानक होगा। जैसे ही मौके पर जब जवानों ने आईडी को डिफ्यूज किया गया तो जोरदार धमाका हुआ और बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ है। उस इलाके में लगातार जवान सर्चिंग कर रहे हैं। तेलंगाना की पुलिस भी सर्चिंग कर रही है और छत्तीसगढ़ की पुलिस भी उस इलाके में लगातार सर्चिंग कर रही है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सत्यनारायण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के डोंगरगांव विधानसभा में है। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र को 80 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। इसके अलावा सीएम ने 77 हितग्राहियों को मोटराइज्ड साइकिल, ट्राइसिकल, पोषण किट, सिलाई मशीन इनका वितरण भी किया है। सीएम भूपेश बघेल डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव लाल बहादुर नगर और अर्जुनी गांव, यहां पर लोगों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी, जिनका मौके पर निराकरण और समाधान संभव था वो भी किया। भूपेश बघेल ने एलबी नगर को नगर पंचायत बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने का ऐलान भी किया। आलीबारा में किसान सुविधा केंद्र, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल, मांगी खुंटा जलाशय के निर्माण की भी सीएम ने घोषणा की। अर्जुनी को भी कई सौगात दी गई। लगभग 40 से अधिक विधानसभा हम लोगों ने कंप्लीट किया है और सभी जगह शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं और सभी लोग इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। चाहे वो पीडीएस में राशन मिलने की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे वन अधिकार पट्टा की बात हो, ये सारे जानकारी लोग दे भी रहे हैं। और कहीं जाति प्रमाण पत्र की भी बात हम लोग कर रहे हैं, नामांकन बंटवारा की भी बात हो रही, नरवा गरवा भुरवा बाड़ी की बात हो रही, तो सभी लोग अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। और जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ
सुधार के भी निर्देश भी जारी हो रहा है और अधिकांश जगह अधिकांश कार्यक्रम से लोग अपनी संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। और डोंगरगांव विधानसभा के दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने अर्जुनी में दिलीप धनपाल के घर खाना खाया। सीएम भूपेश बघेल के साथ डोंगरगांव के जो विधायक दलेश्वर साहू उन्होंने भी खाना खाने के लिए दिलीप धनपाल के घर पहुंचे। अपने घर में सीएम भूपेश बघेल को भोजन कराकर दिलीप धनपाल खुश नजर आए। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि नक्सल वाले उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास कोई काम है नहीं, बीजेपी नेता मीडिया में बने रहना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का बयान वो देते हैं। रंजीत रंजन ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद 80% कम हो गया है, बस्तर में शांति और अमन का माहौल है। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि या तो उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, मीडिया में आ नहीं पा रहे हैं, उनका मीडिया चेहरा नहीं दिखा रही है। आप मेरा बयान देखे, मेरा वीडियो देखे। आज भी मैं कहूंगी कि पहले के अपेक्षा उस वक्त मेरे ख्याल से मुझे ध्यान है, उस टाइम से राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, दंतेवाड़ा में जब उन्होंने काफी फोर्स भेजी थी, सुरक्षा बल भेजे थे। और 2013 में जो अनफॉर्चुनेट है और बहुत दुखद है कि हमारे 24-26 लोगों की डेथ हुई, जिसमें आम लोग थे, सुरक्षा बल थे, कांग्रेस का काफिला जा रहा था। पहले के कंपेयर में आज लगभग 80% तक शांति का माहौल है, लोग विकास की तरफ देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम लोग वो लोग हैं जो हमेशा से देश को जोड़ने का काम करते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ये सवाल आप उनसे पूछिए, मुझे लगता है और तरस आ रहा है जिन्होंने भी बयान को तोड़ मरोड़ के अपने आप को पेपर में दिखाया है। तो मुझे तरस के अलावा कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि आप उनकी दुकान नहीं चला रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी मीडिया में जगह दीजिए ताकि वो महंगाई के बारे में, और शायद मैं वो सुन रहे हो मुझे आपके माध्यम से, तो मैं जरूर कहूंगी कि आप महंगाई, बेरोजगारी और गैस सिलेंडर जो महंगा हुआ है उसके विरोध में आप बयान दीजिए, आपका बयान जरूर चलेगा। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनावी मोड में है। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सेवा दल की बैठक हुई। इसमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर मंथन हुआ है। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव अरुण ताम्रकार ने कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने, चुनाव में जीत मिलने की रणनीति पर काम चल रहा है। आगामी दिनों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाने की बात भी उन्होंने कही है। डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक हेडक्वार्टर तक के लोगों से बात कर रहे हैं, जिसमें संगठन विस्तार है। दूसरा, हम एक ऐसा सच्चा नागरिक जो भारत राष्ट्र के लिए समर्पित हो, उनके प्रशिक्षण शिविरों में आयोजित करने का काम भी शुरू होगा। कांग्रेस सेवा दल की जो है कोरबा में जो मीटिंग जो लिया जा रहा है संगठन की मजबूती के लिए, और 2023 और 2024 की जो आम चुनाव होनी है उसकी रणनीति बनाने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। अंबिकापुर के सीतापुर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के महासम्मेलन का हिंदू समाज ने विरोध किया है। इससे मौके पर तनाव के हालात बन गए। आदिवासी एकता परिषद के पॉम्पलेट में हिंदू समाज के खिलाफ टिप्पणी का आरोप लगाते हुए सर्व हिंदू समाज ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों के लोगों में नोकझोंक हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही किसान जोड़ो सम्मान यात्रा बस्तर से कांकेर पहुंची। यहां यात्रा से जुड़े नेताओं के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। नारेबाजी करते हुए यात्रा चलती रही। कार्यकर्ताओं के हुजूम के कारण शहर में कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था भी बाधित हुई। कई रूट पर जाम की नौबत देखी गई। यात्रा में कांग्रेसी किसानों के हक की बात कर रहे थे। कवर्धा जिले की 3 ग्राम पंचायतों ने खुद से शराबबंदी की पहल कर मिसाल पेश की है। ग्राम पंचायत भागुटोला, जेवड़न और मैनपुरी के सरपंचों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इसके बाजाब्ते नियम बनाए गए हैं। शराब बेचने वालों, पीने वालों पर जुर्माना, इसकी सूचना देने वालों को इनाम। ग्रामीणों ने फैसले की सराहना की है। उन्हें उम्मीद है कि इस पहल के बाद उनके गांव और घरों में शांति रहेगी।
कि सरपंच मन सब ये बड़े मन निर्णय ले कि नियम बनाए कि ये सब नियम बनाए से शायद शांति हो सके गांव में, ऐसे करके तो जैसे 25,000 जुर्माना भी करे गई से जो टीका उखल लिए और जैसे बताई ना बोला 5,000। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई, लेकिन दक्षिण बस्तर बीजापुर के धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी वजह है धान में नमी के चलते किसान अनाज लेकर बेचने नहीं आ रहे। कहीं कहीं फसल की कटाई मंजाई हो नहीं पाई है। जिले के कुल 25 केंद्रों के जरिए 70,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। गरियाबंद जिले के देवभोग में ग्रामीणों ने प्रशासन को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। दरअसल तेल नदी सेनमुड़ा घाट पर 10 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। 5 साल बाद भी यह पूरा नहीं हुआ है। इसके चलते 6 पंचायतों के 16 गांव के रहने वाले 30,000 लोग इससे प्रभावित हैं। ग्रामीणों को देवभोग ब्लॉक मुख्यालय या फिर स्कूल, कॉलेज यहां पर जाने के लिए बिना पुल में बड़ी दिक्कतें होती हैं। खबर कांकेर से, जहां वन विभाग ने छापे की कार्रवाई कर 3 लाख की अवैध सागौन की लकड़ी को जब्त किया है। कापसी वन परिक्षेत्र में मुखबिर की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने परतापुर में कई घरों में दबिश दी। इस दौरान कीमती सागौन की लकड़ी और फर्नीचर जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 3 लाख बताई जा रही है। जब्त लकड़ी को वन डिपो लाया गया है। तस्करों की तलाश जारी है। और अब बड़ी खबर भिलाई से, स्कूली वाहन पलटा, कंडक्टर की मौत हो गई है। ड्राइवर और स्कूटी सवार जख्मी हुए हैं। दरअसल स्कूटी को बचाने के चलते ही यह हादसा हुआ और स्कूली वाहन नाले में जा गिरा। केपीएस के ये बच्चे थे। अच्छी बात यह रही कि स्कूली बच्चों को छोड़कर ये वाहन लौट रहा था। संतुलन इसका खो गया। 2 बार ये पलटा और फिर ये नाले में जा गिरा। भिलाई के आर्यनगर की घटना है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का मामला है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। धमतरी में लोक अदालत में अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां एक जज ने बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लिया। दरअसल नेशनल लोक अदालत में जज विनोद कुमार ने 28 परिवारों के तलाक और भरण पोषण के मामलों को सुलझाया। एक मामला बुजुर्ग महिला का था। जब जज ने बुजुर्ग महिला को भरण पोषण दिलवाया तो खुश होकर उन्होंने जज विनोद कुमार को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। जज विनोद कुमार एक दिन में सबसे ज्यादा राजीनामा करवाने को लेकर नेशनल अवार्ड भी पा चुके हैं। और अब 25 सेकंड में खबर।